कठोपनिषद को पढ़ा है। मोक्ष के लिए क्या क्या छोड़ना है, वो सब चीजों को वो 18 पंक्तियों में इन्होंने अंकित कर कर ईश्वर से प्रार्थना की कि मुझे इससे मुक्ति दे दे, और ये सभी जो चीजें हैं इसको तिल तिल कर कर मेरे शरीर के साथ जला देना। वो वही कह सकता है जिसके आत्मा की उद्व गति हो। तो मैं नरेंद्र मोहन जी को बहुत हृदयपूर्वक श्रद्धांजलि देकर मेरी बात की शुरुआत करता हूं। मित्रों, आज घुसपैठ, जनसांख्यिकी का बदलाव और लोकतंत्र, ये तीनों विषय को समाहित कर कर मुझे मेरे विचार आप लोगों के सामने रखने हैं। मैं आज यहां पर बेझिझक कहना चाहता हूं कि तीनों विषय जब तक प्रत्येक भारतीय और विशेषकर युवा, जिसने 50 साल 75 साल तक 50 60 75 साल तक देश में जीना है, वो नहीं समझता है, इसकी समस्या से परिचित नहीं होता है, तो हम हमारे देश, हमारी संस्कृति, हमारी भाषाएं और देश की स्वतंत्रता को सुनिश्चित नहीं कर सकते। ये तीनों विषय एक दूसरे के साथ जुड़े हुए विषय हैं। इसलिए मैं आज आप सबके सामने कुछ चीजों को रखने का प्रयास कर रहा हूं। मुझे मालूम है कुछ लोगों को पसंद नहीं आएगा, मगर मुझे लगता है कि मैं नहीं बोलूंगा तो मेरे दायित्व के साथ मैं छल कर रहा हूं, इसलिए मैं बोलना चाहता हूं। मित्रों, इस देश में 1951 में, 71 में, 91 में, 91 में और 2011 में जनगणना हुई। अब जो मैं बोल रहा हूं जनगणना के रिपोर्ट का एनालिसिस है, इसमें मेरा कुछ नहीं है, क्योंकि हमारे यहां जनगणना में शुरू से, आजादी के बाद तुरंत से धर्म पूछने का एक परंपरा है। जनगणना में बाकी सब पूछते, उसमें आप कौन से धर्म के अनुयायी हो वो पूछा जाता है। मुझे मालूम नहीं है उस वक्त 51 में क्यों ये निर्णय हुआ होगा, मगर निर्णय हमने नहीं करा है। आप सबों को मालूम है 51 में मेरी पार्टी बनी ही नहीं थी उस वक्त जब ये जनगणना का निर्णय हुआ। हम निर्णायक तो नहीं ही थे। मैं आज आंकड़े बताना चाहता हूं। 51 की जनगणना में हिंदू 84% थे और मुस्लिम समाज की आबादी 9.8% थी। 71 में 82% हुए हिंदू और मुस्लिम समाज की आबादी 11%। 91 में 81% हुए हम, और मुस्लिम समाज की आबादी 12.12% हुई। और 11 में 79% हुए और मुस्लिमों की संख्या 14.2% हुई। इसमें ऐसे संशय में मत रहिएगा, क्योंकि मैं क्यों दो ही धर्म की आबादी बोल रहा हूं, क्योंकि मैं घुसपैठ की बात करना चाहता हूं, इसलिए इसकी बात। और इसके रेफरेंस में बाद में मैं बताऊंगा हमारा विभाजन भी है। अगर देश का विभाजन न हुआ होता तो धर्म के आधार पर जनगणना करने की कभी जरूरत ही नहीं पड़ती, परंतु देश का विभाजन चूंकि धर्म के आधार पर हुआ है, तो इसीलिए शायद कांग्रेस के नेताओं ने 51 की जनगणना से धर्म को पूछना मुनासिब समझा होगा। तो एक प्रकार से बहुत सारी गिरावट हुई है। मुस्लिम आबादी की बढ़ोतरी 24.6% के दर से हुई और हिंदू आबादी 4.5% कमी हुई। अब मैं इसलिए बताता हूं कि ये फर्टिलिटी रेट के कारण नहीं हुआ है, ये घुसपैठ के कारण हुआ है। जब भारत का विभाजन हुआ, धर्म के आधार पर हुआ, हमारी दोनों ओर पाकिस्तान बनाया गया, जो बाद में बांग्लादेश में कन्वर्ट हुआ और पाकिस्तान में कन्वर्ट हुआ। और वो दोनों जगह से घुसपैठ के कारण ये आबादी में इतना बड़ा परिवर्तन आया है। और हमारे पड़ोसी देश, हमारे ही देश का एक हिस्सा
जिसमें से पाकिस्तान और बांग्लादेश बना, उसमें स्थिति क्या हुई वो भी देखना चाहिए। देश आजाद हुआ 51 में, तब पाकिस्तान में हिंदुओं की संख्या 13% थी, अन्य माइनॉरिटी 1.2% थे, और अब पाकिस्तान में हिंदुओं की संख्या 1.73% बची है, 1.73%। बांग्लादेश में हिंदुओं की संख्या 22% थी, अब वहां पर 7.9% बढ़ी है। और अफगानिस्तान में 2,20,000 हिंदू सिख थे, आज 150 बचे हैं। ये मैं इसलिए कह रहा हूं, मैं हिंदू मुस्लिम के रेफरेंस से नहीं कह रहा हूं, क्योंकि आगे मैं बताऊंगा कि घुसपैठ और शरणार्थी के बीच में क्या अंतर है। ये सारे जो हिंदू कम हुए वो मतांतरित नहीं हुए, सारे नहीं हुए, बहुत सारों ने भारत में आकर शरण ले ली, और सारे मुस्लिम जो बड़े हैं वो मैंने कहा फर्टिलिटी के कारण नहीं बढ़े हैं, वहां से ढेर सारे मुसलमान यहां घुसकर, मुस्लिम भाई यहां घुसकर आए। अब हमने विभाजन करा तब तय था कि दोनों देशों में सभी प्रकार के धर्मों के मनाने की छुट्टी रहेगी। भारत में तो वो रहा, आर्टिकल 19 और 21 ने सबको प्रोटेक्शन दिया। पाकिस्तान और बांग्लादेश घोषित इस्लामिक राष्ट्र बन गए, उनका राज्य का धर्म इस्लाम को बनाया गया, और फिर कई बार अनेक प्रकार के अत्याचार हुए, अनेक प्रकार की प्रताड़नाएं हुई। इसके कारण वहां से हिंदू भागकर भारत की शरण में आया, और ये आजादी के वक्त, आजादी के तुरंत बाद भारत के सभी नेताओं ने दिया हुआ वादा था कि अभी यहां आपाधापी में बहुत बड़े दंगे हो रहे हैं, आप अभी मत आइए, जब भी आप आना चाहोगे आपको हम स्वीकार करेंगे। ये वादा था, और एक प्रकार से नेहरू लियाकत पैक्ट का हिस्सा था, जिस पर देश के इस प्रधानमंत्री ने सिग्नेचर किया था। मगर वो जब आए तो उनको शरणार्थी मानकर इस देश में स्वीकार कर लिया गया, परंतु इनको नागरिकता नहीं दी। आप मुझे बताइए, कोई 65 में आया, कोई 71 में आया, कोई 81 में आया, कोई 91 में आया, कोई 2001 में आया, 4 पीढ़ी हो गई, उसको नागरिकता नहीं मिली। क्यों नहीं मिली? कि आप वहां थे। क्यों वहां थे? भारत ने विभाजन को स्वीकार किया, इसलिए वो वहां थे। और हमने वादा किया था कि 2051 में वादा किया था, आप जब भी आओगे हम आपको स्वीकार करेंगे। तो एक शरणार्थियों की वैधानिक नागरिकता के बगैर बड़ी फौज खड़ी हुई, और इसके लिए जब भारतीय जनता पार्टी को पूर्ण बहुमत मिला, नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने, सीएए का कानून लेकर हम आए और उनको नागरिकता देने का काम किया। उस वक्त बहुत प्रचारित किया गया कि सीएए से मुसलमानों की नागरिकता चली। सीएए में बोल बोल कर थक गया, और मीडिया ने भी मेरे साथ अन्याय किया है, ये बात को कभी प्रमुखता से नहीं दोहराया कि सीएए किसी की नागरिकता ले नहीं सकता, छीन नहीं सकता। सीएए नागरिकता देने का कार्यक्रम है, नागरिकता प्रदान करने का कार्यक्रम। उस एक्ट के किसी भी प्रावधान में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई किसी की नागरिकता छीनने का रास्ता ही नहीं है। जो शरणार्थी है उसको नागरिकता देने का प्रावधान है। तो जो ऐतिहासिक गलती 51 से लेकर 2014 तक हुई थी, उसको नरेंद्र मोदी सरकार ने सबसे पहले, जो यहां अवैध रूप से, कानूनी दृष्टि से अवैध रूप से हिंदू शरणार्थी रहते थे, उनको लॉन्ग टर्म वीजा देने का काम किया, उनको एक सर्टिफिकेट दिया
और बाद में उनको नागरिकता देने का कानून लेकर आए। इससे 51 से लेकर 2014 तक 2019 तक जो गलतियां भारतीयों से हुई थी उसका एक प्रकार से तर्पण करने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया। क्योंकि हमारा वादा था, जवाहरलाल नेहरू जी का वादा था कि अब जब आप आओगे तब आपको हम स्वीकार कर लेंगे, और हम मुकर गए। पीढ़ियों तक वो अपने नाम से मकान नहीं खरीद सकते थे, सरकारी नौकरी नहीं मिलती थी, सरकारी राशन नहीं मिलता था, सरकारी अस्पताल में उनका इलाज नहीं होता था। ये 2.5-3 करोड़ लोगों का गुनाह क्या है? उनको पूछकर तो विभाजन किया नहीं गया था। धर्म के आधार पर जो विभाजन का फैसला था वो कांग्रेस वर्किंग कमेटी का, देश की संसद का नहीं था। और इसके कारण ये लोग 4-4 पीढ़ी तक प्रताड़ित होते रहे। मैं आज इस मंच के माध्यम से पूछना चाहता हूं, क्या उनको अधिकार नहीं है? गरीबों को मिलने वाले सस्ते राशन पर, 5 लाख तक के इलाज पर, भारत में वोट देने पर, संपत्ति खरीदने पर। और जब ये कानून लेकर आए, इसको बिल्कुल मैं कह सकता हूं कि अन्यायपूर्ण तरीके से इसको बदनाम करने का काम भी हुआ और दंगे भी हुए। मगर आज कोई व्यक्ति दृढ़ता से काम करता है तो कैसे काम होता है। आज इतना सारा विरोध होने के बावजूद सीएए अस्तित्व में है और सब शरणार्थियों को इस देश में नागरिकता का है। आज इतना सारा विरोध होने के बावजूद सीएए अस्तित्व में है और सब शरणार्थियों को इस देश में नागरिकता का अधिकार है। 51 से जो वंचित किया उसको देने का काम किया है। अब वो कहते हैं कि घुसपैठिया और शरणार्थी के बीच में अंतर क्या है, वो भी मैं आज समझाना चाहता हूं। जो अपने धर्म को बचाने के लिए, जो उसका अधिकार है, हमारे संविधान के हिसाब से तो उसका अधिकार है, आर्टिकल 19 और 21 में हमने अधिकार दिया है, वो अपने धर्म को बचाने के लिए भारत की शरण में आता है तो हम उसको शरणार्थी कहते हैं। अब धर्म बचाने के लिए सिर्फ हिंदू नहीं आए, हिंदू भी आए, बौद्ध भी आए, सिख भी आए, क्रिश्चियन भी आए, तो हमने सबको नागरिकता देने का सीएए में प्रावधान किया है। अब एक डिमांड आती है तो बाकी घुसपैठिए कौन है? अब जिस पर धार्मिक प्रताड़ना नहीं हुई है और आर्थिक कारणों से या अन्य कारणों से देश में अवैध रूप से आना चाहते हैं, वो घुसपैठिए हैं। और फिर दुनिया में जिसको भी यहां आना है उसको आने दे, तो ये देश एक प्रकार से धर्मशाला बनकर रह जाएगा, हमारा देश चल नहीं पाएगा। हर एक को यहां आने की स्वतंत्रता नहीं है भाई। विभाजन के परिप्रेक्ष्य में जिनके साथ वहां अन्याय हुआ है वो यहां आए, स्वागत है। मैं इस देश के गृह मंत्री नाते कहता हूं, जितना मेरा अधिकार इस देश की मिट्टी पर है, इतना ही पाकिस्तान बांग्लादेश के हिंदुओं का अधिकार इस देश की मिट्टी पर है। और मित्रों, अगर कोई आर्थिक रूप से कमाने के लिए या अन्य कोई कारणों से, मैं बोलना नहीं चाहता, बहुत सारे कारण हैं वरना विवाद बहुत गहरा होगा, अन्य कारण से यहां आते हैं तो उसको भारत कैसे स्वीकार कर ले? तो मैं भी पजल में था, ढंग से प्रेशर में जवाब भी नहीं दे पाया था। तो एक 18 साल का बच्चा हरियाणा का मेरे घर पर आया समय लेकर और बाहर आकर खड़ा ही रह गया, गेट क्रॉस कर आया। मैंने उसको टाइम दिया, मैंने बोला यार काहे परेशान करते हो कि भाई साहब आप क्यों जवाब नहीं दे पाते हो? मैं कुछ सवाल ठीक नहीं है इसलिए जवाब देना चाहता। तो बच्चे का है, मेरे साथ मत जोड़ना। उसने कहा साहब आप सबको कहो कि हम हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई सबको
देश में प्रवेश कर देंगे। तो मैंने कहा यार ऐसे कैसे हो सकता है, सबको कि नहीं वो भूमि लेकर आए ना, भूमि जो ले गए वो भूमि के साथ सारे के सारे यहां आ जाए, हमें कोई आपत्ति नहीं। बड़ा सरल रास्ता उसने सूझा है। मैंने बेचारे को चाय नाश्ते कर कर भेजा, मैं कुछ देश ऐसे नहीं चलता है भाई कि नहीं वो अकेले ना आए, बस जो भूमि हमारी चली गई वो भूमि के साथ सारे आ जाए, हम स्वागत कर देते हैं इनका। बड़ा सरल तरीका बताया, मगर मैं भी जानता हूं ये संभव नहीं है, जब होगा तब होगा। परंतु अभी शरणार्थी और घुसपैठिया, अभी शरणार्थी और घुसपैठिया दोनों को एक पेज पर रखकर नहीं सोचना चाहिए। जो हमारे संविधान को जानते हैं, जो हमारे इतिहास को जानते हैं, जो हमारे देश की राजनीतिक इतिहास को जानते हैं, उन्होंने कम से कम एक गलती नहीं करनी चाहिए। हमारा संविधान बहुत स्पष्ट है, इस देश में हरेक व्यक्ति को अपने धर्म के अनुसार अपने ईश्वर की उपासना करने का अधिकार है, इसमें किसी ने दखल नहीं देनी चाहिए। इस देश में रहना जिन्होंने पसंद किया वो सभी मुसलमानों को कोई डिस्टर्ब नहीं, इनकी नागरिकता पर कोई सवाल नहीं। मगर आप घुसपैठ कर कर आते हो, अलग अलग उद्देश्यों से आते हो, तो आपको जरूर घुसपैठे का लेबल लगेगा, और वो लगाना चाहिए शासन में। फिर कुछ लोग दलील करते हैं कि अगर वो भारत में ही रहना चाहते हैं तो हम क्यों सीमित करते हैं। कुछ सीमित नहीं करते हैं, इसके लिए भी कानून है। पाकिस्तान से किसी भी धर्म का व्यक्ति एप्लीकेशन करे और एप्लीकेशन करके वैध तरीके से पासपोर्ट लेकर वीजा लेकर आए, हम उनके क्रेडेंशियल देखकर उनको नागरिकता देंगे। ये रास्ता खुला ही है। मगर आप अवैध तरीके से घुसपैठ करोगे तो सीमाएं पोरस नहीं हो सकती, सीमाओं से घुसपैठ नहीं होनी चाहिए और उनको संभालना भी चाहिए। और मित्रों, कुछ जगह कैसा हुआ, 2011 में आसाम में जनगणना हुई, क्योंकि 2011 की जनगणना एक प्रकार से हमारे शासन में नहीं हुई थी, तो सारे लिबरल्स, जितने भी उदात्त विचार के प्रतिनिधि है वो, और कांग्रेस, हम पर आरोप नहीं कर सकते क्योंकि वो कांग्रेस के टाइम। 2011 की जनगणना में आसाम के अंदर दशकीय वृद्धि दर मुस्लिम भाइयों का 29.6% हुआ, जो संभव ही नहीं है। अगर घुसपैठ नहीं हुई है तो ये संभव ही नहीं है। और पश्चिम बंगाल के कई सारे जिलों में ये वृद्धि दर 40% क्रॉस कर गया। जो कह रहे हैं कि घुसपैठ काल्पनिक चीज है, उनको मैं कहना चाहता हूं आप कैसे जस्टिफाई करते हो। और ये वृद्धि दर बॉर्डर के जिलों में 70% मैं तो राज्य की एवरेज बता रहा हूं। यही साबित करती है कि घुसपैठ बनती है, होती है। पार्लियामेंट में विशेषकर तृणमूल कांग्रेस और कांग्रेस की सांसद मुझ पर आरोप करते हैं कि चलो पहले जो हुआ वो हुआ, अभी हो रही है या नहीं हो रही है। मैंने कहा अभी भी हो रही है। तो उन्होंने कहा तो जिम्मेदारी किसकी है, बीएसएफ किसकी है? आपकी जिम्मेदारी है। मैं कहा मेरी जिम्मेदारी है भाई, मगर एक बार देश की सीमा देख कर आओ। सिर्फ बांग्लादेश के सीमा पर कई सारे झरने, महासागर जैसी नदियां, कई सारा जंगल का एरिया, कई सारी पहाड़ी चोटियां है जहां बॉर्डर नहीं बनी है, और वहां से घुसपैठ कोई नहीं रोक सकता है। वहां से घुसपैठ होती है, पकड़ते भी हैं, रोकते भी हैं, गोलियां भी चलती है। परंतु जिस प्रकार की टोपोग्राफी है, जिस प्रकार की भौगोलिक सीमा है, इसमें ये थोड़ा कठिन है। मगर मैंने बोला मैं अब आपको पूछना चाहता हूं, घुसपैठ कर कर वो कहां जाता है? तो स्वाभाविक है पहले जिले में जाता है। तो गांव में कोई भी आदमी आएगा, पटवारी को मालूम पड़ेगा या नहीं पड़ेगा? भाई बताओ, पटवारी को मालूम पड़ता है या नहीं पड़ता है?
एक भी पश्चिम बंगाल के पटवारी ने थाने में फरियाद लिखाई हो तो मुझे बताओ आप। एक भी पुलिस स्टेशन में फरियाद हुई है तो बताओ। आधार कौन बनाता है? वो जिले की कलेक्टर ऑफिस बनाती है और आधार के आधार पर सारी चीजें होती हैं। तो घुसपैठ इस तरह की विकट सीमाओं में अकेला केंद्र नहीं रोक सकता। केंद्र की जिम्मेदारी है। केंद्र ने बड़ी बाढ़ भी लगाई है, मगर ऐसा भौगोलिक क्षेत्र जहां बाढ़ लगाना ही असंभव है। बाढ़ को पानी बहाकर ले जाएगा। इतने कठोर पत्थर है जहां ड्रिलिंग भी नहीं हो सकती। तो वहां से जो घुसपैठ होती है उसको प्रश्रय कौन देता है? वहां की राज्य सरकारें देती है। प्रश्रय क्यों देते हैं, आश्रय क्यों देते हैं? क्योंकि कुछ पार्टियों ने उसमें वोट बैंक देखना शुरू कर दिया है, इसलिए वहां आश्रय मिलता है। मैं सभी राजनीतिक दलों को कहना चाहता हूं, घुसपैठ का मुद्दा, जनसांख्यिकी का मुद्दा, SIR का मुद्दा, इसको राजनीति से मत जोड़िए। एक समय आएगा आप भी नहीं बचोगे। ये राजनीतिक मुद्दा नहीं है, देश का मुद्दा है। कोई व्यक्ति अवैध रूप से घुसकर देश में आता है और आपका जिले का तंत्र उसको आइडेंटिफाई नहीं करता है, तो कैसे रोक सकता है कोई इसको? हमारे यहां भी सीमा है, गुजरात में भी सीमा है, राजस्थान में भी सीमा है। क्यों घुसपैठ नहीं होती है भाई? क्यों नहीं होती? वहीं पर भी बॉर्डर है, वहीं पर भी बाढ़ लगाई है, वहां पर भी ऐसा भी है। ये अंतर है। घुसपैठ को राजनीतिक दृष्टि से नहीं देखना चाहिए, राजनीतिक संरक्षण भी नहीं देना चाहिए। और मित्रों, इस शरणार्थी और घुसपैठिया, ये दोनों के बीच में जो अंतर नहीं समझेगा वो अपने आप के साथ, अपनी आत्मा के साथ छलावा कर रहा है। मैं आज कुछ चीजें पूछना चाहता हूं। युगांडा में 70 के दशक में ईदी अमीन का शासन आया था। वहां से ढेर सारे भारतीय भागकर यहां आए। क्यों कांग्रेस की सरकार ने उस वक्त उनको शरण दी थी? वो कहां जाएगा? यहीं आएगा। इसकी नेचुरल जगह है, इसलिए वो शरणार्थी है। वह राजनीतिक हालात बदले, प्रताड़ना हुई, हमने शरण दी थी। यहां वो धर्म को बचाने के लिए, अपने परिवार की महिलाओं की एक प्रकार से सम्मान बचाने के लिए आता है। उसको राजनीतिक शरण देना हमारा दायित्व है। ये 1951 से भारतीय संघ का उनके साथ किया गया वादा है। तो घुसपैठिया और शरणार्थी के बीच में उसको अलग दृष्टिकोण से सुनना चाहिए, देखना चाहिए, और इसका इवैल्यूएशन भी अलग दृष्टिकोण से। और ये सुरक्षा के भी प्रॉब्लम हुए, मजदूरी के भी प्रॉब्लम हुए, गरीबी का भी प्रॉब्लम हुआ है। ढेर सारी ड्रग कार्टेल, हथियारों की तस्करी, जाली नोटों की तस्करी में घुसपैठिए पकड़े जाते। अब ये सारी चीजें राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ी हुई चीजें, सामाजिक विखवाद भी खड़ा करने का काम हो रहा है। मैं अभी झारखंड में गया था। झारखंड में ट्राइबलों की संख्या में बहुत ज्यादा गिरावट आ गई, बहुत बड़ी गिरावट आई। इसका कारण क्या? बांग्लादेश से हुई घुसपैठ है। मित्रों, अभी अभी हमारा चुनाव आयोग SIR कर रहा है। एक कांग्रेस पार्टी डिनायल मोड में आ गई है। उनका सच और झूठ का दायरा बड़ा सीमित हो गया है। जो नरेंद्र मोदी सरकार कहती है वो झूठ है, और वो काल्पनिक झूठ का हम विरोध कर रहे हैं, इसलिए हम सच है। उनका सच और झूठ का दायरा सीमित हो गया है।
एसआईआर पहली बार नहीं हो रहा है, 51 से एसआईआर हो रहे हैं। और एसआईआर एक प्रकार से चुनाव आयोग का दायित्व है। हमारी राजनीतिक प्रक्रिया को शुद्ध रखने की जिम्मेदारी चुनाव आयोग की है। और ये जब तक हम मानेंगे नहीं, चुनाव आयोग कभी काम नहीं कर पाएगा। हमारे संविधान के अंदर फ्री एंड फेयर चुनाव करने की जिम्मेदारी चुनाव आयोग को दी। और फ्री एंड फेयर चुनाव तभी हो सकता है जब हम मतदाता सूची मतदाता की व्याख्या के अनुरूप करें। हमारे लोक प्रतिनिधित्व कानून के अंदर मतदाता की व्याख्या की गई है। सबसे पहली इसकी मतदाता बनने की योग्यता वो भारत का नागरिक है, ऐसा लिखा है। आप लोपित करना चाहते हो तो एक प्रस्ताव लेकर आइए पार्लियामेंट में, किस देश में कोई भी वोट डाल सकता है। और दूसरी योग्यता 21 साल का आयु है। अब आप 21 साल का आयु पूछोगे। वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम।